जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन साथियों, जिन लोगों का बिहार टेट जिन लोगों ने डाला था स्टेट, आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए। 23 को पहली एक पाली में और 24 को दो पालियों में आपका स्टेट होने जा रहा है। तो आप अपनी डेट चेक कर सकते हो किस डेट को आपका एग्जाम है। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं 6, 7, 8 की। 6 और 7 की हम लोग हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज को, हिस्ट्री वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 8th क्लास की हिस्ट्री हम लोग करने जा रहे हैं। 8th की हिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में कराऊंगा, बाकी की हिस्ट्री मैं 2 2 पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। पॉलिटी एक एक वीडियो में कंप्लीट कराई है मैंने। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। कंप्लीट एनसीईआरटी की थ्योरी आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। इसके बाद मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा और मेरे द्वारा 8100 क्वेश्चन की 8100 प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी से एमसीक्यू तैयार किए जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप वो उन एमसीक्यू की सीरीज को लेना चाहते हो, या आप जो भी मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया जाता है इसको अपने मोबाइल पर चाहते हो, इसकी पीडीएफ आप चाहते हो, और कंटिन्यू इस ग्रुप में आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अप्रोक्स डेली करंट अफेयर के सेंड किए जाते हैं, और 3 4 पीडीएफ जीके की आपको ऐसी शेयर की जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए आपको इस ग्रुप में ऐड होना होगा। इस ग्रुप में ये सब कुछ आपको शेयर कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में 8100 प्लस एमसीक्यू, इसके अलावा एनसीईआरटी की जितनी भी थ्योरी की मैं वीडियो करा चुका हूँ, ये सभी पीडीएफ, इसके अलावा डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की मैं वीडियो डालता हूँ। इन सब की आपको पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और डेली मैं जीके के क्वेश्चन भी डालता हूँ, जीके की पीडीएफ डालता हूँ मैं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आपको इस ग्रुप में शेयर करता हूँ। इसके लिए आपको इस ग्रुप में ऐड होना होगा। इसके अलावा ये सब कुछ आपको कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना 8th क्लास का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। पहला और दूसरा चैप्टर इसमें रहने वाला है हिस्ट्री का। तो देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा कब, कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है 8th की हिस्ट्री का। इसमें है रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसको सौंपा था? रेनेल को सौंपा था हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का। और किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था, इतना याद रखिएगा। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा। और किसको सौंपा? रेनेल को सौंपा था। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम रकुमार आर्थर, ये रखिएगा, आर कुमार या आर्थर याद रखिए, आर्थर, जिसे ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। क्या था? आर्थर था, जिसे ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा एनसीईआरटी से ही जाता है। आपको लगता है ना कहाँ से पूछ लिया? एनसीईआरटी डिटेल में पढ़िए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी जो डिटेल में पढ़ लेते हैं उन्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773, 1773। अंतिम वायसराय लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा अक्सर पूछ लिए जाते हैं, दोनों मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। एनसीईआरटी में ये दे रखे थे, ये वही पॉइंट आपके पास नोट किए गए आपके लिए। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, याद रखिएगा कहाँ के? 1817 में कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे, कौन थे? दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। अगर ये पूछ लिया जाए ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो जेम्स मिल की पुस्तक है। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे ये। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 कालखंडों के? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसके अलावा याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। कब बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार? 1920 के दशक में ये बनाया गया था। चैप्टर 2 देख लेते हैं हम। चैप्टर 2 इसमें दे रखा है
व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। चैप्टर का नेम हो गया। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। कौन थे सबसे शक्तिशाली आखिरी बादशाह? कौन थे? औरंगजेब थे। मुगल बादशाह में औरंगजेब सबसे क्या थे? आखिरी बादशाह थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि मुगल अंतिम बादशाह कौन था, मुगल का अंतिम बादशाह याद रखिए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह था। लेकिन शक्तिशाली पूछ लिया जाए तो शक्तिशाली अंतिम था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु मृत्यु ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो 1707 आपको याद रखना है, 1707 में इसकी मृत्यु हुई। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह विद्रोह शुरू हो गया। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। बहादुर शाह जफर को सभी ने क्या किया था? अपना नेता मान लिया था। 1857 पर मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर करा दूंगा। इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराऊंगा। थ्योरी प्लस 35 एमसीक्यू ये मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। 1857 की वीडियो एक कंप्लीट वीडियो आएगा। उसको देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका 1857 से बाहर नहीं जाएगा। किसको नेता चुन लिया था? अपना बहादुर शाह जफर को चुन लिया था 1857 की क्रांति में। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। क्या? गोली से मार डाला था, याद रखिएगा। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। कब हासिल किया था? 1600 में। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री पूछ ली जाए तो हुगली नदी के किनारे कब लगाई गई? ये पूछ लिया जाए कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब लगाई गई, तो 1651 याद रखिएगा। और ये लगाई गई थी हुगली नदी के किनारे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों नहीं है, नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। कब बढ़ा था? 18वीं सदी के शुरुआत में। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले कौन? मुर्शीद कुली खान, इसके बाद अलीवर्दी खान, इसके बाद सिराजुद्दौला क्या बने? बंगाल के नवाब बने थे। नेक्स्ट देखते हैं 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु, सिराजुद्दौला के बंगाल बने। पहले इसकी मृत्यु होती है 1756 में, इसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला क्या बने? बंगाल के नवाब बने। और अलीवर्दी खान की मृत्यु पूछ ली जाए तो 1756 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। यह पूछ लिया जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ 1757 में, तो अंग्रेजों की टीम का नेतृत्व किसने किया था? कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव याद रखिएगा। और यहां से आपको क्या पता चला? प्लासी का युद्ध 1757 में, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी या अंग्रेज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मैंने यहां मेंशन कर दिया है। इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी, अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने साथ मिला लिया था। इसमें धोखा किया था। जो सिराजुद्दौला थे उनका जो सेनापति था मीर जाफर, इसने क्या किया था? ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था और इसमें क्या हो गया? सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उसे सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया। उसे कहाँ का? बंगाल का नवाब बना दिया गया था। बंगाल का नवाब बना दिया गया था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। उन्होंने खेल खेला, पहले मीर जाफर को बनाया, उसने भी मतलब उसको चीट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया? अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था।
जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764, देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है, एक एक चीज मेरे द्वारा यहाँ पर मेंशन की गई है, जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। जब मीर कासिम परास्त करने लगा तो बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में उसको हरा दिया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया। किसे? मीर कासिम को। पूछ लिया जाए बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। किसमें? 1764 बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर क्या किया इन्होंने? फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया था, इतना याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई दोनों पता चल चुकी हैं, सिराजुद्दौला और बक्सर का मीर कासिम, दोनों याद रखिएगा। वो उसका नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये भी वहां पूछ लिया जाता है। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? 1765 में हुई। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। ये कंपनी के कैसे प्रतिनिधि होते थे? राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। और कब किए? बक्सर की लड़ाई यानी 1764 के बाद इन्होंने रेजिडेंट तैनात किए थे। हैदर अली 1761 से 82, इनका मैंने टाइम लिख दिया है। और उसके पुत्र टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? पूछ लिया जाता है, शेरे मैसूर, या ऑप्शन ये दे दिया जाता है शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने यहां मेंशन किया है। इनका टाइम लिख दिया मैंने 1782 से 1799। हैदर अली का 1761 से 1782 और टीपू सुल्तान का 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। यहां से इनका टाइम पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था, या शेरे मैसूर किसे कहा जाता है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। इन्होंने क्या किया था? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया था। कौन सुल्तान? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों को से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। किससे? फ्रांसीसी व्यापारियों से। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के जो संबंध थे वो फ्रांसीसी व्यापारियों से। किससे? फ्रांसीसी व्यापारियों से। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। किसमें? 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौज, तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान से युद्ध किया, जिसमें क्या? टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। किसके बेटे को? टीपू सुल्तान के दो बेटों को संधि के रूप में बंधक बनाकर अपने पास रख लिया था। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1768 से 69, याद रखिएगा, पहली 1767, 1780, 1790 और 1799, चारों में यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कब? श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में 1799, याद रखिएगा 1799 में, ठीक है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए 4 मई 1799। टीपू सुल्तान कब मारे गए? 4 मई 1799। शेरे मैसूर 4 मई 1799 को मारा गया। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडेयार राजवंश को ही सौंप दिया। किसको सौंप दिया? जो पुराना वहां का राजवंश था, वोडेयार, उनको ही राजकाज सौंप दिया। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। 18वीं सदी के लास्ट दो कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडनीस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ
खत्म हुआ। कौन सी संधि के साथ? सालाबाई संधि के साथ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब? 1803 से 5। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। पहला 1782 में हुआ। ये कब समाप्त हुआ? सालबाई की संधि के साथ। दूसरा 1803 से 5 तक चला। इसमें क्या हुआ? उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः 1817 से 19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दिया। मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। पेशवा को क्या किया था उन्होंने? पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन भेज दिया गया। लॉर्ड हास्टिंग, इसका याद रखिएगा, 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा। ये के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। किसके टाइम में? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, कित्तूर कहां पर है आज के टाइम में? कित्तूर कहां पर है? कर्नाटक में है। कि छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। क्या किया था? हथियार उठा लिए और आंदोलन शुरू कर दिया। किसी ने? रानी चिन्नम्मा ने। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 24 में उनको गिरफ्तार किया गया। किसको? रानी चेन्नम्मा को 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी मृत्यु जेल में ही 1829 में हो गई थी। 1829 में उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो ग्रुप में शामिल होने के लिए आप लोग 9808347403 पर मैसेज कर सकते हो या आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगे। जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ भी आपको शेयर की जाती है। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको भेज दी जाती है। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा 8100 क्वेश्चन एमसीक्यू के तैयार किए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। और जीके के जो भी पीडीएफ होती है वो भी यहाँ शेयर की जाती है। एनसीईआरटी का जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कुछ भी यहाँ शेयर किया जाएगा। तो देखते हैं आगे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ कंपनी ने लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। अंग्रेजों के कब्जे में सिंध कब आया था? 1843 में सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी, याद रखिएगा। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। रंजीत सिंह के टाइम में उन्होंने दाल नहीं गलने दी। इसके बाद 1839 में दो लड़ाइयां लड़ी और 1849 में आखिरकार अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। डलहौजी ने नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। ये पूछ लिया जाता है कि डलहौजी ने जो नीति अपनाई थी उसे किसका नाम दिया? विलय नीति का नाम दिया। ये पूछ लिया जाता है। विलय नीति किस लॉर्ड के टाइम में की बात है? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम की ये बात है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर सतारा का कवड़ हड़पा इन्होंने 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। ये किसकी नीति थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की थी। किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। इस सिद्धांत पर उन्होंने सतारा को 48 में, संबलपुर को 50 में, उदयपुर को 52 में, नागपुर को 53 में और झांसी को 1854 में अपने कब्जे में ले लिया था।
1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। किसको? अवध को। कब लिया? 1856 में। काजी एक प्रकार का न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश को काजी कहा जाता है एक प्रकार का। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। मुफ्ती कौन होते हैं? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते हैं। काजी क्या करते हैं? इस व्याख्या के आधार पर, इसके द्वारा जो व्याख्या की जाती है, इसके आधार पर काजी अपना फैसला सुनाते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, टाइम याद रखिएगा 73 से 85, 1773 से 1785 गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। के समय आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई मद्रास पर भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। बंगाल के साथ साथ कहां पर? बंबई, आज के टाइम में हम लोग मुंबई बोलते हैं, बंबई और मद्रास यानी कि चेन्नई पर भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। उस समय केवल 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, और 3 प्रेसिडेंसी शहर पूछ लिए जाए उस समय के कौन थे? तीनों याद रखिएगा, बंगाल, मद्रास, बंबई। बंगाल, बंबई, मद्रास। उस समय केवल 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। 1792 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी। एक नई व्यवस्था कब अपनाई गई? न्यायिक व्यवस्था 1792 में। इसमें क्या किया गया कि 2 जिले में अदालत होंगी, हर जिले में 2 अदालत होंगी। एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। पहली फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत होंगी। वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। आरोप किसने जड़ा था? एडमंड बर्के ने। किस पर जड़ा गया? वारेन हेस्टिंग्स पर जड़ा गया। कब जड़ा गया? जब वो 1785 में, जब इंग्लैंड ब्रिटेन लौटा, बंगाल का शासन नहीं चलाने का आरोप जड़ दिया गया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। महाभियोग का मुकदमा 7 साल चला था। मस्केट क्या होता है? देखिए याद, मस्केट पूछ लिया जाता है। मस्केट क्या है? तो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। पैदल जो सिपाही होते हैं वो जिस भारी बंदूक का प्रयोग करते हैं उसे मस्केट कहा जाता है, उसे मस्कट कहा जाता है। और मैचलॉक क्या होती है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मैचलॉक क्या थी? बंदूक थी जिसमें क्या किया जाता था? इसमें बंदूक में बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। लास्ट में हमारा 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 53% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इस तरीके से साथियों आपकी चैप्टर 1st एंड 2nd क्लास 8th के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस पीडीएफ को अपने फोन पर चाहते हो तो 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हो। यहाँ आपको जो अब तक मेरे द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटी कराई गई है इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। 8100 प्लस एमसीक्यू तैयार आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर के मैं एक पीडीएफ आपको यहाँ शेयर करता हूँ, जो डेली के डेली भेजता रहता हूँ, वो आपको 10-11 बजे तक दे दी जाती है। इसके अलावा जितनी भी करंट अफेयर की पीडीएफ है वो सारी शेयर कर दी जाएंगी। जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो शेयर कर दिया जाएगा। 8100 एमसीक्यू शेयर कर दिए जाएंगे, और जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको चाहिए जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।